नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023। और आपको पहले ही क्लियर कर दिया जाए कि आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त को आपका कोई भी सीएचएसएल का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इस सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो आपको 7 अगस्त का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। इन सभी का आज हम अध्ययन करेंगे। जिस भी विद्यार्थी का 7 अगस्त को एग्ज़ाम है, उसके लिए ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। और दोस्तों, एसएससी के द्वारा पूछे गए सारे के सारे सवाल जो रिपीटेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, यदि आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, कुंभ मेले का आयोजन सर्वप्रथम किसने किया? अनुच्छेद 51 ने किस वर्ष लागू किया गया? किस चोल शासक ने बंगाल पर शासन किया? और 2022 कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते? और पहली बार ओलंपिक का आयोजन किस वर्ष किया? इससे भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आज की स्लाइड में, तो आपसे निवेदन है आप क्लास को पूरा देखिए। चलते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, हेमा मालिनी को पद्मश्री किस वर्ष दिया गया था? ये क्वेश्चन रिसेंटली एसएससी ने आपसे पूछा था, तो इसके रिपीट होने की संभावना है। कह रहा है दोस्तों, हेमा मालिनी को वर्ष 2000 में, कब दोस्तों याद रखेंगे, वर्ष 2000 में हेमा मालिनी को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात कर लें हेमा मालिनी की, तो इनका संबंध मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से आता है। दोस्तों, जो एक्ट्रेस हैं आपकी हेमा मालिनी, और ये आपकी जो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है, जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? केरल राज्य में। और इसी से संबंधित प्रमुख नृत्यांगना रही हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और हेमा मालिनी आपकी मथुरा क्षेत्र से आपकी सांसद भी रह चुकी हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम से संबंधित है दोस्तों। वर्ष 2000 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में ये एक नेता के रूप में, यानी कि नेत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। मोहिनी अट्टम की अगर शाब्दिक व्याख्या की जाए तो दोस्तों, मोहिनी के नृत्य के रूप में इसे जाना जाता है। हिंदू पौराणिक गाथा में दिव्य मोहिनी को ही केरल के शास्त्रीय एकल नृत्य के रूप में जाना जाता है। यानी कि दोस्तों कह रहा है, जो प्राचीन काल में जब भगवान विष्णु थे, उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया था। उसके बाद एक नृत्य किया था जब राक्षसों को उन्होंने अमृत की जगह विष बांटा था। ठीक है, तो उसी में आपका ये मोहिनी अट्टम डांस सम्मिलित है, जो आपका डांस करते हुए विष्णु भगवान ने राक्षसों को विष दिया था। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? अगर बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 के में, तो दोस्तों भारत के द्वारा कुल 61 पदक जीते गए। 61 पदक में आपके 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 कांस्य थे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 थे, इनका आयोजन दोस्तों 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक 22वें राष्ट्रमंडल खेल के रूप में बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पदक प्राप्त कर तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और भारत ने दोस्तों 22 स्वर्ण सहित कुल 61 पदक जीते थे, और पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे कह रहा है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण आयोजित किया गया था। और दोस्तों अगर बात कर लें इसके प्रथम संस्करण की, तो 1923 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कुछ जानकारी थी जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि दोस्तों भारत ने कॉमनवेल्थ में पहली बार कब भाग लिया? तो याद रखेंगे 1934 में। ठीक है, 1934 में भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था, जबकि पहली बार आयोजन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 के संस्करण का विजेता कौन रहा है? कह रहा है, जो रणजी ट्रॉफी 2022-23 है, इसका जो संस्करण था, इसका दोस्तों विजेता कौन रहा है? तो बात कर लेते हैं हम रणजी ट्रॉफी के बारे में। तो इसका विजेता दोस्तों 2022-23 में आपका कौन रहा है? सौराष्ट्र रहा है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इससे पहले 21-22 का जो रणजी ट्रॉफी था, इसका विजेता दोस्तों आपका मध्य प्रदेश था। ठीक है, कौन था? मध्य प्रदेश। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त कह रहा है, मुंबई के पास रणजी ट्रॉफी के खिताब जीतने की संख्या अधिकतम है, और मुंबई के पास 41 रणजी ट्रॉफी खिताब है। यानी कि सर्वाधिक बार अगर पूछ लिया जाए रणजी किसने जीता है, तो मुंबई ने जीता है। और दोस्तों इनमें कितने बार जीता है? तो 41 बार जीता है। ठीक है, अगर बात कर रहे हैं, कह रहा है दोस्तों टूर्नामेंट का पहला संस्करण, जो कि रणजी टूर्नामेंट है, इसका पहला संस्करण 1934 और 35 में आयोजित किया गया था। 2022-23 के संस्करण का खिताब दोस्तों सौराष्ट्र ने जीता है। किसने जीता है? याद रखेंगे, सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। आगे कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता सौराष्ट्र, जहां उसने बंगाल को 9 विकेट से हराया था। और रणजी ट्रॉफी जो है दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के द्वारा एक
क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और याद रखेंगे जो रणजी होता है दोस्तों ये आपका 4 दिवसीय टूर्नामेंट होता है। ठीक है, इसके जो जो आपके प्ले ऑफ के मुकाबले होते हैं ये 5 दिवसीय होते हैं, जबकि जो अन्य टूर्नामेंट होता है वो 4 दिवसीय होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। तो अगर बात कर लें आधुनिक ओलंपिक के बारे में तो इसकी शुरुआत दोस्तों आपकी 1896 में पहली बार हुई थी। ठीक है, पहली बार हुई थी, याद रखेंगे। 1894 में एक समिति बनी थी जिसे ओलंपिक समिति नाम दिया गया था, और इसी ओलंपिक समिति ने दोस्तों 1896 में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत की थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है दोस्तों पहला आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 1896 में एथेंस में किया गया था। ठीक है, ग्रीस के 200 एथलीट और 13 अन्य देशों में यहाँ पर कुल 45 एथलीटों ने भाग लिया था, यानी कि टोटल यहाँ पर 245 खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें से 200 अकेले ग्रीस के थे। ठीक है, 200 अकेले ग्रीस के थे, और ग्रीस की राजधानी एथेंस में इसका आयोजन किया गया था। वर्ष 1904 में कह रहा है दोस्तों प्रत्येक खेल में 3 सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को पदक दिए गए हैं, यानी कि जब 1896 में आपका ओलंपिक शुरू होता है तो 1896 उसके बाद आपका 1901 वाला, ये 2 ओलंपिक में कोई भी पदक का वितरण नहीं किया गया था, और पहली बार पदक का वितरण वर्ष 1904 में किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों कह रहा है पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में आयोजित किए गए थे। अगर बात कर लें भारत की दृष्टि से तो दोस्तों पहली महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने पहली महिला खिलाड़ी के तौर पर भारत के लिए पदक जीता है, जो कि दोस्तों आपका पदक आया था 2000 के सिडनी ओलंपिक में। सिडनी ओलंपिक 2000 में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, जिनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। और दोस्तों इन्होंने भारोत्तोलन में क्या जीता था, पदक जीता था। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रथम पदक विजेता व्यक्ति थे, व्यक्तिगत रूप से पदक जीता था वो आपके केडी जाधव ने जीता था। किसने जीता था, केडी जाधव ने। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पहला व्यक्तिगत पदक जो आपका स्वतंत्र भारत के पश्चात जीता गया है वो केडी जाधव के द्वारा कुश्ती में जीता गया था। इसके अतिरिक्त दोस्तों पहली बार स्वतंत्र होने के पश्चात दोस्तों 1948 में भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीता था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो हम इसको देखते हैं कि जो भारतीय टीम है 1928 से 80 तक भारत ने कुल 6 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद रखना, ये 1896 में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था। ठीक है, और अभी हाल ही में रिसेंटली जो ओलंपिक हुए वो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, जहाँ पर भारत ने 1+2+4 करके पदक जीते हैं, कुल मिलाकर के 7 पदक जीते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जिसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है अनुच्छेद 51 संविधान में किस दिन लागू हुआ था। तो बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की अगर चर्चा की जाए दोस्तों इनका विचार रूस के संविधान, जिसे तत्कालीन समय में सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, वहीं से भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। और दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के प्रावधान पर संविधान में भाग 4A जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जो मौलिक कर्तव्य में दोस्तों वो आपके भाग 4A में है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, भाग 4A में आपके क्या है, मौलिक कर्तव्य, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपके जोड़े गए थे 1976 में। और इस समय अगर बात कर लें तो दोस्तों सरकार थी इंदिरा गांधी की। ठीक है, अगर बात कर लें मूल रूप से जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वो दोस्तों 10 थी। इसके बाद आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आता है। इसके माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, जो कि आपका एक मौलिक कर्तव्य के साथ साथ आपका फंडामेंटल राइट बनता है, जो कि आर्टिकल 21A में इसको जगह मिलती है। इसको दोस्तों कहते हैं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अगर बात कर लें जो क्वेश्चन हमसे पूछा कि 51A को संविधान में किस दिन लागू किया गया, तो दोस्तों जो संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन हो जाता है तो उसके संशोधन के पश्चात संशोधन का जो अधिकांश भाग था वो दोस्तों पहली बार आपका 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया था। यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये आपकी 1977 में 3 जनवरी को लागू हुई थी। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है स्वतंत्रता से पहले भारत किसका व्यापार करता था। तो दोस्तों अगर बात कर लें स्वतंत्रता से पहले जो भारत का सर्वाधिक व्यापार था ये आपका कॉटन और जूट का हुआ करता था। किसका, कॉटन और जूट का। देखो जो अंग्रेजों ने दोस्तों भारत पर शासन किया उसका मुख्य कारण आपका एक तो मसाले थे, दूसरा आपका कॉटन था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कच्चा माल अंग्रेज ले जाते थे और अंग्रेजों के पास जो इंग्लैंड में कंपनियां थी उनसे वो वहाँ पर पक्का माल बना लेते थे। ठीक है, तो यहाँ से आपका कॉटन यानी कि कपास ले जाते थे, तो वहाँ से कपड़े बनाकर लाते थे जो हमको महंगे दामों में बेचते थे। तो अंग्रेजों ने जो मुख्य रूप से भारत को गुलाम बनाया था उसका मुख्य कारण आपका मसाला और कॉटन ही था। तो स्वतंत्रता से पहले जो भारत व्यापार किया करता था, जो भारत के व्यापारी वर्ग के लोग थे, अंग्रेजों के गुलाम होते हुए कॉटन और जूट का व्यापार किया करते थे। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों भारत में जूट की खेती का मुख्य जो देश का पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, जो मुख्य क्षेत्र है
ये आपका देश का पूर्वी हिस्सा है। जूट की फसल की बात की जाए तो 7 राज्य, जिसमें से पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा त्रिपुरा और मेघालय में लगभग 83 जिलों में उगाई जाती है। दोस्तों जो जूट होता है उसे हम पटसन कहते हैं। पटसन जो हम बचपन में देखते थे, हमारे दादा लोग नदियों में गाड़ने जाते थे कुछ, उसमें से फिर एक धागा निकालते थे, उसको हम जूट कहते हैं, ठीक है। और जूट से ही हमारे क्या बनाए जाते हैं, जो आपके बोरा वगैरह आते हैं वो देखते हैं, ये सारे के सारे जूट से बनाए जाते हैं, ठीक है। जूट का दूसरा नाम एक पटसन भी है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त कह रहा है दोस्तों, अकेले पश्चिम बंगाल कच्चे जूट का उत्पादन 50% से अधिक करता है, ठीक है। 50% से अधिक जो आपका जूट का उत्पादन होता है वो आपका कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। दोस्तों आगे कह रहा है, पहली जूट मिल की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी में हुई। हुगली नदी के किनारे रिसरा नामक स्थान पर की गई थी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। ये भी एसएससी के द्वारा रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, पहली जूट मिल की स्थापना कब हुई, तो ये वर्ष 1855 में की गई थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है। अगर बात कर लेते हैं बैरन द्वीप के बारे में, किसके बारे में दोस्तों, बैरन द्वीप के बारे में अगर चर्चा की जाए तो दोस्तों ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। जो आपका बैरन द्वीप है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, इसको याद रखेंगे। ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी का एक हिस्सा है जिसका नाम है अंडमान सागर, यहीं पर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको यदि बंगाल की खाड़ी ना दिया जाए तो आपको दिया जाएगा अंडमान सागर, ठीक है। ये भी कल आपसे एसएससी ने एक खेला किया था, यहाँ पर ऑप्शन में आपको दे दिया था अंडमान सागर। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर हमने तो पढ़ा था कि बंगाल की खाड़ी में, तो आपको याद रखना है अंडमान सागर ही, जो बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है वो अंडमान सागर है। और अंडमान सागर का जो आसपास के जो द्वीपी समूह है इसको कहा जाता है अंडमान और निकोबार, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों, यह द्वीप लगभग अंडमान सागर से 3 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। जो आपका अंडमान सागर है ये 3 किलोमीटर में फैला हुआ द्वीप है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, और भारत का ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर बात कर लें इस ज्वालामुखी के फटने के बारे में तो अंतिम बार दोस्तों यह ज्वालामुखी 28 मई 2005 को फटा था। और दोस्तों तब से अब तक वर्तमान में यदि 2023 की स्थिति देखा जाए तो तब से 2005 से लेकर अब तक बराबर इसमें लावा निकल रहा है, ठीक है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरन आइलैंड आपका अंडमान सागर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कह रहा है, किस चोल शासक के द्वारा बंगाल पर अधिकार कर लिया गया था। तो अगर बात कर लेते हैं चोल शासकों के बारे में तो चोल वंश की जो स्थापना है दोस्तों वो विजयालय ने की थी। किसने की थी, याद रखेंगे, विजयालय नामक एक चोल था, ठीक है। कौन था, विजयालय नामक चोल, इसी के द्वारा चोल वंश की स्थापना की जाती है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों चर्चा कर लें यहाँ पर हम चोल वंश के बारे में, तो चोल वंश के बारे में कह रहा है कि चोल वंश का शासक था जिसने बंगाल पर अधिकार किया था, तो इसका नाम दोस्तों आपका था राजेंद्र चोल। क्या नाम था, राजेंद्र प्रथम। चोल शासक था राजेंद्र प्रथम, जिसने 10-19 से 10-24 के बीच उत्तर भारत में एक अभियान चलाया था। और इसमें इसने क्या किया दोस्तों, इस अभियान में बेंगी, कलिंग, हुड्डा और बंगाल के राज्यों को गंगा नदी पर आने से रोक दिया था। यानी दोस्तों गंगा नदी पर जो अधिकार हुआ करता था वो कलिंग और हुड्डा, वेंगी तथा बंगाल में राज्यों में हुआ करता था। लेकिन जो चोल शासक था ये चाहता था कि गंगा को हम कहाँ पर लाएं, दक्षिण भारत में। इस तरह से ये जो था चोल शासक राजेंद्र प्रथम, ये गंगा को दक्षिण भारत में लाना चाहता था। इस कारण इसने कई सारे तालाब भी खुदवाए थे और यहीं से पानी ले जाना चाहता था। और इसने क्या किया, वेंगी वंश, कलिंग और हुड्डा तथा बंगाल के विभिन्न जितने भी राजा थे सभी को गंगा नदी पर आने से समाप्त कर दिया और नहरों के माध्यम से गंगा नदी का पानी लाना चाहता था, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कह रहा है दोस्तों, बंगाल में पाल वंश के राजा महिपाल प्रथम पर विजय अभियान चोल राज्य का सर्वश्रेष्ठ विजय अभियान था। ये भी याद रखेंगे। जो चोल शासक था ये राजेंद्र प्रथम, इसने चोल वंश का ओवरऑल जो सर्वश्रेष्ठ अभियान माना जाता है वो बंगाल के पाल वंश पर माना जाता है। और पाल वंश का राजा महिपाल प्रथम था। महिपाल प्रथम को बुरी तरह से पीटा था जिसका नाम था राजेंद्र चोल, ठीक है। राजेंद्र चोल ने महिपाल को बहुत ज़्यादा पीटा था और महिपाल का जो पाल वंश था बंगाल में उसको लगभग समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों, राजेंद्र प्रथम ने पाल, चालुक और अन्य शासकों को हराकर गंगाईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, तो याद रखेंगे गंगाईकोंड चोल। ये भी उपाधि आपकी पूछी जाती है जो कि राजेंद्र चोल के द्वारा धारण की गई थी। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों गंगाईकोंड चोल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका अर्थ होता है दोस्तों गंगा को लेने वाला। क्या होता है, गंगा को लेने वाला, इसको कहा जाता है गंगाईकोंड चोल। और इसकी जो उपाधि धारण की थी वो आपकी राजेंद्र चोल प्रथम ने की थी। और चोल वंश की स्थापना आपकी विजयालय ने की थी। और चोल वंश के द्वारा एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाया गया है जिसका नाम बृहदेश्वर मंदिर। क्या नाम है, बृहदेश्वर मंदिर। दोस्तों ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। कहाँ पर है, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और ये राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे दोस्तों हमसे प्रश्न कह रहा है, नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो दोस्तों अगर बात कर लें वर्तमान में जो आपके सीईओ हैं, तो याद रखना इनका नाम है दोस्तों BVR सुब्रमण्यम। क्या नाम है, BVR सुब्रमण्यम इनका पूरा नाम है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे।
अगर बात करें वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में, तो दोस्तों इनका नाम है सुमन के बेरी। देखो, उपाध्यक्ष अलग होता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलग होता है, ठीक है। आपका डिप्टी हेड होता है, ये उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। और जो सीईओ होता है वो आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बारे में पूछा गया था, इसका राइट आंसर BVR सुब्रमण्यम हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसको योजना आयोग ने प्रतिस्थापित किया था। यानी कि दोस्तों जो योजना आयोग था, योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया है, तो उसका नाम हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है। जो जनता पार्टी पहले थी वो पहले आपकी योजना आयोग को खत्म करके रोलिंग प्लान लाई थी, उसी प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी योजना आयोग को खत्म करके क्या लाई है, नीति आयोग लाई है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष के जो थे वो श्री नरेंद्र मोदी है। यानी कि कहने का जो मतलब है दोस्तों, जो अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, या दोस्तों इसी अध्यक्ष को हम दोस्तों कहते हैं चेयरमैन। क्या कहते हैं, चेयरमैन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सर चेयरमैन पूछा जाए तो क्या लगाएं, तो चेयरमैन का ही मतलब होता है अध्यक्ष, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चेयरमैन का ही मतलब अध्यक्ष होता है और जो प्रथम अध्यक्ष थे या प्रथम चेयरमैन थे वो नरेंद्र मोदी थे, ठीक है। कह सकते हैं कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। जिस प्रकार योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता था, उसी प्रकार नीति आयोग का अध्यक्ष भी दोस्तों आपका होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। और पहले अध्यक्ष और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो आपके नरेंद्र मोदी ही है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर दोस्तों चर्चा कर लें यहाँ पर नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में, तो दोस्तों नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। कौन है, अरविंद पनगड़िया। आगे कह रहा है दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम सीईओ दोस्तों सिंधु खुल्लर थे। ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर बात कर लें नीति आयोग की, ये करता क्या है, तो भारत सरकार के द्वारा 3 वर्ष के लिए बनाई गई योजनाओं पर कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार आपका योजना आयोग था दोस्तों वो 5 वर्ष की योजनाओं पर कार्य करता था, उसी प्रकार से जो नीति आयोग है 3 वर्ष के लिए बनाई गई योजनाओं पर कार्य करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एसएससी, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे प्रश्न हमसे कह रहा है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। अगर बात कर लेते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32 में। किस में हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है अनुच्छेद 32 में भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों की संज्ञा दी गई है और अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। जो भी मौलिक अधिकार है आपके संविधान में 6 प्रकार के दिए गए हैं, अगर उनका कोई भी हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 6 प्रकार की रिट जारी करेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट आपको 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, जिनमें से आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा शामिल होगी। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन कौन सी रिट जारी होगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एसएससी के द्वारा पूछा गया है। लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो याद रखेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आपका क्या होता है दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आगे अगर बात कर सुप्रीम कोर्ट आपका 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अगर बात कर लेते हैं हाई कोर्ट के बारे में दोस्तों, अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी आपकी रिट जारी कर सकता है, जो कि यही रिट आपकी सेम हाई कोर्ट जारी करेगा, ठीक है। और सेम सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट 226 के तहत, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आगे आपसे कह रहा है कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों कुंभ मेले का जो आयोजन होता है वो 4 स्थानों पर होता है, 4 स्थानों पर होता है। इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। प्रथम प्रयागराज, द्वितीय हरिद्वार, तृतीय आपका उज्जैन और चतुर्थ हो जाएगा नासिक। तो ये 4 स्थान है जहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में, हर 3 साल के अंतराल में, यानी कि जो आपका मान लीजिए 12 वर्ष में एक बार कहाँ पर होता है, कुंभ होता है, ठीक है, किसी स्थान पर, मान लीजिए प्रयाग में होता है। उसी प्रकार से आपका 12 वर्ष में ये हरिद्वार में होगा, 12 वर्ष में उज्जैन में होगा और 12 वर्ष में नासिक में होगा। तो जब इनका जो अंतराल निकाला जाएगा तो हर 3 वर्ष के अंतराल में आपका एक कुंभ पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष हर 3 साल के अंतराल में प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में क्रमशः किया जाता है। आगे कह रहा है हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर तथा प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और जो इलाहाबाद का कुंभ मेला है यानी कि प्रयागराज का दोस्तों, इसको कहा जाता है महाकुंभ, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात कर लें कुंभ मेले के इतिहास के बारे में, कुंभ मेले की शुरुआत किसने की, तो माना जाता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में लगभग 644 ईसा पूर्व में, 644 ईसा पूर्व में इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन शुरू किया गया था, ठीक है। ईसा पूर्व नहीं होगा, यहाँ पर ईसवी होगा, ठीक है, ईसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे हर्षवर्धन ने लगभग 644 ईस्वी में कुंभ मेले का आयोजन शुरू किया था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे कह रहा है इलाहाबाद में
इलाहाबाद कुंभ मेला भारत के इलाहाबाद में हर 12 साल में आयोजित किया जाने वाला एक मेला है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो प्रत्येक 12 साल में एक स्थान पर आयोजित होता है, जबकि 3-3 साल के अंतराल में कुंभ मेले का 4 स्थानों पर आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये जो हर्षवर्धन के शासनकाल वाली जानकारी है, ये आपकी ह्वेन-सांग की पुस्तक सीयूकी में मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। देखो, जो ह्वेन-सांग था वो दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो उसने एक पुस्तक लिखी थी सीयूकी। तो जो भी भारत में कार्यक्रम होते थे वो सारे के सारे यहाँ पर लिखे गए थे। ठीक है, ये एक आपका विद्यार्थी था जो कि भारत पढ़ने आया था तक्षशिला में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल में कितनी गैसें संबंधित हैं। अगर बात कर लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की, तो दोस्तों 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान के क्योटो में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गैसें थी जिनकी संख्या 6 थी। याद रखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 6 प्रकार की गैसें, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और आपका सल्फर हाइड्रोफ्लोराइड, ये सारी की सारी जो 6 प्रकार की गैसें थी, इनको दोस्तों प्रतिबंधित करने या फिर कम उत्सर्जित करने के लिए जोर दिया गया था। और ये हुआ कब था, तो याद रखेंगे यह प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को हुआ था, जो कि जापान में हुआ था। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना था। इनमें से ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, ये सारी की सारी गैसें शामिल थी। आगे कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल औद्योगिक क्षेत्र की एक सीमा निर्धारित करके जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, यानी कि दोस्तों याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFFC। ठीक है, UNFCCC। ठीक है, इस तरह से UNFCCC नामक एक संस्था है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन। ठीक है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था ताकि हम सहमत व्यक्तिगत लक्ष्यों के आधार पर ग्रीन हाउस गैसों, यानी कि जो भी गैसें हैं, इनका उत्सर्जन कम किया जा सकते। ठीक है, तो इन देशों का जो महत्व था वो दोस्तों ये लोग चाहते हैं कि आप लोग जो भी आप विकसित देश हैं वो कम गैसों का उत्सर्जन करें। लेकिन दोस्तों जहाँ पर विकास हो जाता है तो वो लोग इस तरह की नसीहत देने लगते हैं। कहते हैं लोग जब बड़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, हमसे कहते हैं कि तुम इस तरह के कार्य ना करो वरना तुम भी बड़े हो जाओगे, तो फिर हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ा रहना चाहते थे। यही प्रकार से जो यूनाइटेड नेशन है वो चाहता है जो भी विकासशील देश है वो आपके इस प्रकार की गैसों का उत्सर्जन ना करें। जब इस प्रकार की गैसों का उत्सर्जन ना होगा तो विकासशील देशों में दोस्तों विकास भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल का एक महत्व था, इसको आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। चलते हैं दोस्तों आगे कह रहा है दोस्तों बेसिन की संधि। अगर बात कर लेते हैं बेसिन की संधि किस किस के मध्य हुई थी, तो याद रखेंगे एक दोस्तों प्रसिद्ध संधि है जिसका नाम है बेसिन की संधि, और पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य दोस्तों 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर हुई थी, तो पुणे में हुई थी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कहाँ पर हुई थी दोस्तों, ये आपकी पुणे में हुई थी, जिसका नाम था बेसिन की संधि, और पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 में हुई थी। और इस संधि के तहत दोस्तों पेशवा ने 6000 अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी पूना में रखना स्वीकार कर लिया था। यानी कि जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था इसमें 6000 अंग्रेजी सैनिकों की जो टुकड़ी थी उसको रखना स्वीकार कर दिया। यानी कि जो अंग्रेज थे पहले पूर्वी हिस्से में बंगाल के क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखते थे, लेकिन 1802 में बेसिन की संधि के तहत इनका दबदबा धीमे धीमे महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी कायम होने लगा था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पेशवा बाजीराव के द्वारा इसकी संधि की क्या किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। कह रहा है गुजरात, ताप्ती और नर्मदा के आसपास के क्षेत्रों में तुंगभद्रा नदी घाटी के सभी सीमावर्ती क्षेत्र में राजस्व की 26 लाख कंपनी को दिए थे। यानी कि दोस्तों ये क्या करते थे, ये जो संधि हुई थी इसके तहत 6000 तो सैनिक रखे थे, उसके साथ साथ इनको 26 लाख रुपए भी दिए गए थे। ठीक है, 26 लाख रुपए भी दिए गए थे। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जो कि बेसिन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय से संबंधित थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है जयमल और पत्ता कौन थे। अगर बात कर लेते हैं जयमल और पत्ता के बारे में, तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ किले के अंदर जयमल और पत्ता के महल का राजपूत शौर्य की वीरता का प्रतीक है। अगर बात कर ले इनकी क्या वीरता थी, तो याद रखेंगे जयमल और पत्ता उस समय के दौरान किले का बचाव किया था। यानी कि जब मुगल शासक अकबर ने एक बार चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया तो वहाँ पर 2 सेना नायक थे, जिनमें एक जयमल थे और दूसरे पत्ता थे। तो इन दोनों ने दोस्तों किले का बचाव किया था जब मुगलों ने इस किले पर हमला किया था। ठीक है, युद्ध में जयमल और पत्ता के साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान भी कर दिया था। यानी कि इन्होंने बचाव तो किया था, लेकिन धीमे धीमे इनकी जान भी चली गई थी युद्ध
युद्ध करते करते। तो जयमल और पत्ता एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, चित्तौड़गढ़ किले से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे कह रहा है दोस्तों, महिला WPL 2023 के खिताब किसने जीता है? तो बात कर लेते हैं WPL का जो प्रथम संस्करण है, इसका खिताब दोस्तों मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। WPL के प्रथम संस्करण का खिताब हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये नीता अंबानी की टीम है। किसकी है? नीता अंबानी की टीम है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है WPL के प्रथम संस्करण की उपविजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स रही है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है उपविजेता पूछ ले या विजेता पूछ ले। ठीक है, तो विजेता पूछा गया है तो यहाँ पर मुंबई हो जाएगी, जबकि उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स हो जाएगी। आगे कह रहा है दोस्तों, WPL के प्रथम संस्करण की सबसे महंगी महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना रही हैं, जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3.40 करोड़ में खरीदा है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो WPL की सबसे महंगी महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना, जबकि IPL की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? सैम कुर्रन हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सैम कुर्रन IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और जो WPL है, इसकी शुरुआत BCCI के द्वारा महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए की गई है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस जो हमने किया है वो आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों पसंद आया तो आपसे निवेदन है, एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के जब भी एनालिसिस आपके सामने लाएं तो ये सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो देखते रहिए GSF बाय DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। मिलते हैं कल इसी वक्त एक और नए क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।